मैं मैं उस समय पोस्टेड था रेलवेज में। मैं रहा हूँ 38 इयर्स मैंने सर्व किया है इंडियन रेलवेज में। मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस सिविल सर्विसेज से होता है उसमें था। तो बड़ौदा में मैं पोस्टेड था एज DRM। देयर इज अ पोस्ट ओवर देयर, तो होती है ही। तो जी नमस्ते। हाँ नमस्कार। नमस्ते रवि जी, नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्ते नंदिता, नमस्ते। नमस्ते सबको। नमस्ते। हम पांडे जी को ऑफिशियली वेलकम कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। पांडे जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज आपका ही प्रोग्राम है सारा। अच्छा, नहीं प्रेजेंटेशन आप कैरी ऑन करिए। आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो सबके लिए हम ओपन कर देंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो पांडे जी आप शुरू कर लीजिए, जो बोलना चाहें स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, तो मैं लेट मी जस्ट कंप्लीट व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ बिल्कुल। मैं फिर हमारे मित्र वहाँ SK जहाजी हैं ONGC में, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास, सिंस आई केप्ट कलेक्टिंग लॉट ऑफ म्यूजिक, तो मेरे पास बहुत म्यूजिक अभी भी बहुत है, करीब उस समय के रिकॉर्ड्स एंड कैसेट्स एंड CDs एंड DVDs दिस एंड दैट बहुत। तो उन्होंने कहा इतना सब आपके पास है, बेसिक नॉलेज भी क्लासिकल म्यूजिक की है, तो आप ये काम शुरू करिए, एनालिसिस ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स इन उसमें क्या 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 क्लासिकल म्यूजिक है। तो वो काम मैंने शुरू किया था और पूरे 16 साल उसमें लग गए, और 2022 में 5 वॉल्यूम्स इसके हिंदी सिनेराग इंसाइक्लोपीडिया के प्रकाशित हुए, जो अब उसमें 20,000 सॉन्ग्स राइट फ्रॉम 1931 मीन्स आलम आरा से लेकर के 2020 तक के गीत उनका राग विश्लेषण है। ये काम only because of a passion I could do that। और पैशन अगर नहीं होता तो फिर नहीं कर पाते, क्योंकि शाम के टाइम में पैशन के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शाम के टाइम में हमेशा ये रहता था, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी ड्यूरिंग माई सर्विस, तो ऐसा लगता था कि शाम हो जल्दी से और 2 घंटे 2.5 घंटे बैठूं म्यूजिक के ऊपर, एनालिसिस शुरू करूं। और पूरी टीम आती थी और फिर बैठ करके हारमोनियम्स पे और सब पूरे गाने बजाए जाते थे। फिर रागों को पहचान होती थी कि इसमें कोमल निषाद लग रहा है, ऋषभ जो है वो भी कोमल लग रहा है, तो अहीर भैरव है, लाइक दैट। तो इस तरह से वो पूरे रागों का विश्लेषण हुआ, खूब ज्ञानवर्धन हुआ, सीखना उसके साथ ही साथ चलता रहा। तो इस तरह से ये सब काम पूरा हुआ। ये वोकल पे होता था या इंस्ट्रूमेंट बजा के करते थे या वोकल पे करते थे? इंस्ट्रूमेंट बजा करके, हारमोनियम या कुछ और? 5 उसमें 4 हारमोनियम और 1 सिंथेसाइजर था, लेकर के सब क्लासिकल म्यूजिक वाले और जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स ने वो बैठते थे साथ में और पूरा गाना बजाते थे। फिर पूरे एक एक उसको नोट को देखा जाता था कि अरे अच्छा, इसमें धा नी कोमल लग रहा है, बाकी सब स्वर शुद्ध लग रहे हैं, तो ये चारुकेशी हुआ। जिसमें गा धा कोमल लग रहा है, बाकी सब स्वर शुद्ध हैं, तो वो कीरवानी हुआ। और इसमें गा नी कोमल लग रहा है तो काफी है, रेगा धानी चारों कोमल लग रहे हैं तो भैरवी है। इस तरह से 5 स्वर का है, और ऋषभ पंचम नहीं है उसमें, और सागामा धानी सा है सिर्फ, तो मालकौंस है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके यही हम भी सीखते गए, क्योंकि बेसिक मैंने सीखा हुआ था, और ये सब सीखने की प्रक्रिया जारी रही, और फिर ये पूरा विश्लेषण पूरा हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपके पास पैशन कोई है और आप कुछ आगे करना चाहते हैं, तो विलंब कभी नहीं उसमें होता है, शुरुआत कर देनी चाहिए, चाहे जब भी शुरू करें, और उससे आप क्रिएट करेंगे, अचीव करेंगे, और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत होता है उससे, कुछ आप सोसाइटी को दे सकेंगे। तो इसी दौरान जब हम ये काम कर रहे थे, तब ये एक उस समय मैंने आर्टिकल लिखा था कि रागों से रोगों का निदान कैसे किया जा सकता है। ये कोई मेरी रिसर्च नहीं है, वो जो रिसर्च जो मैंने की है वो आपको मैंने बता दी, क्योंकि उसके ऊपर फिर 11 लोगों ने PhD भी कर ली मेरे पास रह करके, और दैट वाज रिसर्च। बट दिस इज नॉट रिसर्च विच, जो आज का प्रेजेंटेशन है उसमें मेरी रिसर्च कुछ नहीं है। आई हैव कंपाइल्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इट इज रिसर्च ऑफ वेरियस अदर पीपल, और उससे जो चीज निकली है
वो मैं आज डिस्कस करूंगा। और साथ ही मैं अपनी रिसर्च को उसमें इसलिए मिलाऊंगा कि जिन लोगों ने रिसर्च की हुई है रागों का, रोगों का निदान कैसे हो सकता है, वो क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर की हुई है कि उसमें जो क्लासिकल सिंगर्स ने क्या क्या गाया है वो सुन करके आप लाभ उसका ले सकते हैं। लेकिन मैं फिल्म म्यूजिक के जरिए आपको बताऊंगा कि फिल्म म्यूजिक में वो कौन कौन से राग हैं जो आप उससे वो गाने सुन करके आप उन रागों का लाभ ले सकते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ माय रिसर्च, क्योंकि ये काम मैंने किया हुआ है। तो मैंने अपने रिसर्च पार्ट से उतना निकाल करके और उसके साथ फिर जोड़ा, और फिर एक अनदर आर्टिकल आई मेड आउट। इसीलिए विलंब भी हुआ क्योंकि उसमें काफी मेहनत लगी एक एक निकाल करके और गानों को जोड़ना। तो वो मैंने तैयार किया। फिर इट इज अवेलेबल इन वर्ड फॉर्मेट, अदरवाइज दैट आई कैन सेंड टू यू टू एवरीबडी। जो हमें शर्मा जी को के पास अवेलेबल रहेगा, उसके बाद कहीं जो भी कोई आप लेना चाहें उनसे ले सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। उसमें मैंने बहुत थोड़े गीतों का किया हुआ है क्योंकि राग काफी हैं, बहुत अधिक हैं, और उनमें कौन कौन से गीत हैं उनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। आज मैं जो डिस्कस करूंगा उसमें और ज्यादा एग्जाम्पल्स भी मैं उसके बारे में डिस्कस कर सकता हूं। तो फिर शुरुआत की जाए इससे। हाँ हाँ प्लीज शर्मा प्लीज। जी, हाँ कुछ, बिल्कुल 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 हाँ, शुरू कोई करिए। और चीज इस बारे में जानना हो तो शुरू में तो मैं बता सकता हूँ। आपकी जो पूरी वो प्रोसेस हुई थी पहले जब आप काम करते थे और लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते थे और करते थे, उसकी कोई वीडियो फोटोग्राफी की हुई है आपने? नहीं, उसकी वीडियो फोटोग्राफी नहीं है हमारे पास। जो हमारा जो टीम ऑफ एनालिस्ट से, वो मैंने अपनी बुक में भी उनकी फोटो दे रखी है कि ठीक वो है विश्लेषक दल टीम ऑफ एनालिस्ट कौन थी, वो ठीक अवेलेबल है। तो दैट आई कैन डेफिनेटली शेयर। एंड ठीक है। जो उसमें, प्रेजेंटेशन आप आज करेंगे उसको मुझे ईमेल कर दीजिएगा, हाँ, तो मैं बिल्कुल बाकी सबसे शेयर कर लूंगा जिसको भी चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सब ज्यादातर एक्चुअली वो टीम बनानी मुझे पड़ी थी क्योंकि जब मैं कलकत्ता में मेरी पोस्टिंग थी, उसके बाद फिर मैं जब जबलपुर में पहुंचा तो जबलपुर में खासतौर से ये शुरुआत हुई। जबलपुर जो है उसको संस्कार धानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, और उसका वो थोड़ा सा मेन रूट पे न रह करके, जैसे दिल्ली से कनेक्टेड वो थोड़ा सा टेढ़े तरीके से है, लेकिन मेन रूट वो कलकत्ता बॉम्बे वाला जो मेन रूट जो रूट है, बॉम्बे मेल उधर से जाती है वाया कटनी, वो उसके ऊपर है। तो थोड़ा सा अलग हटने से वो इतना लाइमलाइट में वो शहर नहीं है जितना कि भोपाल, राजधानी जो भोपाल है। तो ठीक उसका एक इसका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि वो शांत शहर है। शांत मतलब है वहां बहुत सी गतिविधियां ऐसी होती रहती हैं जो आपाधापी में बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। एंड दैट वाज वन रीजन कि मैं ये सब काम वहां रह करके कर पाया, क्योंकि 5-6 लोगों की टीम बना करके और उनको ये रिक्वेस्ट करना सभी क्लासिकल म्यूजिशियंस को, और कहना कि भाई मेरे यहाँ आकर के आप बैठिए और मैं गाना बजाता जाऊंगा और उसके बाद आप उनको सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे बजाइए, और फिर डिस्कशंस हर गाने के ऊपर करना, और 2-2.5 घंटे हमारे घर प्रतिदिन बैठना, ये सबके बस का नहीं है। इसके लिए उन लोगों में भी पैशन चाहिए और ये इच्छा चाहिए कि हम इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट कर सकें। और दूसरा, मैं ये काम कलकत्ते में जब करना शुरू किया तो हम कर नहीं पाए, क्योंकि वहां कोई रहता था चंद नगर, और कोई कहाँ बैरकपुर रहता था, सब पूरा आने जाने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता था। तो वो कहते थे सर मुझे तो जाना है, मेरी तो वो छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, थिंग्स लाइक दैट। बट हियर आई कुड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, and this thing I could not have done in other, like Delhi I could not have done it, and even in Mumbai or other places it was just not possible. यहाँ पर मैं कर पाया, उसकी ये एडवांटेज रही। तो वो करते 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 मुझे भी इतना इंटरेस्ट आ गया था और उसकी एनालिसिस करने में इतना आनंद आता था, बिकॉज इट वाज समथिंग न्यू विच वाज कमिंग। ये काम किसी ने भी किया नहीं था। जो भी आपको इंटरनेट पे जानकारी अवेलेबल है वो
करीब 250-300 गानों की, उसमें से भी बहुत सी गलत जानकारी है। तो विधिवत रूप से ये पूरी एक एक गीत की एनालिसिस की गई, जिसमें इतना समय भी लगा, 16 वर्ष, लेकिन पूरा 20,000 गीतों की ये कंप्लीट हो गई और उसको बहुत लाभ लोगों ने लिया फॉर देयर रिसर्च पर्पसेस। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। चलिए, इतना सब काम जो हुआ है वो कहीं काम आ रहा है। और आजकल तो खैर अभी तो बहुत लोग रिफर करते रहते हैं, हमसे बातचीत करते रहते हैं। हमारे 70 प्रेजेंटेशंस हो चुके हैं अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद मेरा इसमें टोरंटो में भी हुआ था प्रेजेंटेशन, और यहाँ नेशविल में भी हुआ। तो ये इस तरह के सब चलते रहते हैं। तो देन दिस इज द वे आई एम इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस म्यूजिक, और अच्छा लगता है, ये सब चल रहा है जी। चलिए शुरू कर दीजिए, आप अपनी जी हाँ, जी हाँ, प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। हाँ, उसके बाद प्रश्न खुल करेंगे। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं क्योंकि आप लोग काफी डिस्कस करते रहते हैं ये आध्यात्म और अपने इन सब जो फिलॉसफी को, तो थोड़ा सा मैं टच करते हुए उस चीज को जिसके बारे में आप लोगों को इससे भी ज्ञान है और नहीं है, तो उसमें शर्मा जी आपको इसके बारे में और विस्तार से बता भी देंगे। हमारे जो राग हैं, राग का मतलब होता है, उसकी परिभाषा है रंजयति इति रागम। हमारे जो 7 स्वर हैं, सारेगामा पाधा नी और सानिधापा मगारे, जाते हुए स्वर यानी ऊपर चढ़ते हुए स्वर उसको आरोह कहते हैं, और उतरते हुए स्वर उसको अवरोह कहते हैं। 7 स्वर आरोह में और 7 स्वर अवरोह में, इनको शुद्ध स्वर कहते हैं। इसके अतिरिक्त सारेगामा पाधानी में से रे गा धा नी और मा, इनके थोड़े डिस्प्लेस्ड पोजीशंस भी होती हैं, यानी उनके स्वरों के दूसरे रूप भी होते हैं, उनको विकृत स्वर कहते हैं। जैसे रे गा धा नी के कोमल स्वरूप होते हैं और मध्यम का तीव्र स्वरूप होता है। तो इस तरह से 5 स्वर विकृत होते हैं और 7 स्वर शुद्ध होते हैं। कुल मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। ये 12 स्वर हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के, यही 12 स्वर विश्व के संगीत के हैं। यानी हमारा अगर सी है, हमारा सा है, तो यहाँ वेस्टर्न में सी है, और हमारा अगर कोमल ऋषभ है तो यहाँ है सी शार्प, और इसके बाद हमारा अगर रे है तो यहाँ पर है डी, और फिर कोमल ऋषभ, और फिर उसके बाद डी शार्प। इस तरह से सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, और उसके बाद ए शार्प, बी, और फिर उसके बाद सी शार्प। इस तरह से शुरुआत होती है। तो ये इक्विवेलेंट हो गए, और ये इक्विवेलेंट हमारे जो इनके ये 12 जो मैंने वेस्टर्न बताए, इसके अगर अपने यहाँ के लें तो सा के बाद कोमल ऋषभ, कोमल रे, फिर शुद्ध ऋषभ, फिर कोमल गंधार, फिर शुद्ध गंधार, फिर उसके बाद सारे गा के बाद आ जाएगा फिर शुद्ध मध्यम, फिर तीव्र मध्यम, फिर उसके बाद पंचम। ये अचल स्वर है, उसका दूसरा स्वरूप नहीं होता है। और उसके बाद पंचम के बाद धा यानी कोमल धैवत, कोमल धा, फिर शुद्ध धैवत, फिर कोमल नी, और फिर शुद्ध नी, और फिर उसके बाद दूसरा सा आ जाता है, दूसरे जो उसका ऑक्टेव का यानी दूसरे खंड का आ जाता है, तार सप्तक का आ जाता है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो 12 स्वरों में, और जो हमारी जो बनती हैं राग के बारे में जो मैं बता रहा था, रंजयति इति रागम, any combination of swaras or any combination of notes which creates a melody or generates a mood is called rag. तो मूड जनरेशन बहुत जरूरी है, और वही मूड जो है वो आगे की हमारी बात में जो हम इसमें किस तरह से उसका क्यूरेटिव इफेक्ट होता है, कैसे मूड जनरेशन चेंज करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं उसके बारे में आऊंगा।
तो राग के लिए ये बहुत आवश्यक है। किसी भी मेलोडिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 5 स्वरों की, कम से कम 5 स्वरों की आवश्यकता होती है। और 5 स्वर के मतलब उसमें यह है, जैसे 7 स्वर आरोह जो चढ़ते हुए और 7 स्वर उतरते हुए उसमें, तो उसको संपूर्ण राग कहा जाता है। 7-7 यानी जाते समय भी 7 स्वर लगे और उतरते समय भी 7 स्वर लगे, 7-7, तो उसको संपूर्ण राग कहते हैं। अगर उसमें एक एक मिस हो रहा है, वर्जित स्वर कहते हैं, 6-6 लगे, जैसे किसी में ऋषभ नहीं लगता है, कलावती में नहीं लगता है, तो ऐसे बहुत से हैं। तो कोई जैसे 6-6 का करें, जैसे आरोह में अगर ऋषभ नहीं लग रहा है तो, और अवरोह में कोमल निषाद लग रहा है, तो खमाज हो जाता है। तो इस तरह से उसको हम षाड़व कहेंगे, 6-6। या फिर और कम अगर कर दें तो हम जैसे मालकोस में सागामा धानी सा है, ऋषभ पंचम नहीं लगता है, तो वो फिर 5-5 हो जाएगा, उसको कहेंगे औडव औडव। अब इस तरह से कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। 7-7, 7 जाते वक्त, लौटते वक्त 6, 7 जाते वक्त, लौटते वक्त 5, जाते वक्त 5, लौटते वक्त 6, जाते वक्त 6, लौटते वक्त 7, ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। टोटल कॉम्बिनेशंस अगर अर्थमेटिकल हम बनाएं, इनके तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिनिमम 5 लेकर के और 12 स्वरों को लेकर के 4840 बनेंगे अर्थमेटिकल। लेकिन इसका मतलब इतने राग होने चाहिए, लेकिन इतने राग होते नहीं है रागों, क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशंस मूड जनरेट नहीं करते, मेलोडिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, इसलिए इनको राग नहीं कहते। राग वही करीब 600 होते हैं जिनके नाम हैं, और उनको हमारे वीएन भातखंडे जी ने उनको थाटों में 10 थाटों में उनको क्लासिफाई किया हुआ है, 10 थाट। तो इस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। यही हमारे 12 स्वर हैं, उसमें उनके डिफरेंट थोड़े से फॉर्मेट्स लेकर के 4 स्वर और जोड़े गए और मिलाकर के 16 स्वर हुए वो कर्नाटिक म्यूजिक में, और उसका कॉम्बिनेशन जो बनता है उससे 72 क्लासिफिकेशन हुए, 72 मेल करता। और उनको 72 मेल करता पंडित वेंकटमुखी जी ने उनका जो है वर्गीकरण किया था। इनफैक्ट वेंकटमुखी जी ने पहले किया था, और उसी को आधार मान करके पंडित भातखंडे जी ने बाद को किया, वो हमारे हिंदुस्तानी पद्धति में। 72 मेल करता, 72 मेल करता जो हैं वो हमारे 72 नाड़ियों से संबंध रखते हैं, 72 नर्व्स, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। और हमारा जो संगीत है वो भी एक प्रकार का योग है, और इसको नाद योग कहा जाता है। अब मतलब वो योग जो कि माधुर्यपूर्ण ध्वनियों से किया जाता है, वो उसको हम नाद योग कहते हैं, सुनने से या गाने से या इंस्ट्रूमेंट पे प्रस्तुत करने से, ये जो इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अब जैसे कि हमने ये बताया, जो उसकी परिभाषा है कि हर कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स एक मूड जनरेट करता है, और वो इतना अद्भुत है कि आपको स्वयं लगेगा, जैसे हम एक पिछली बार शायद हमने जिक्र किया था, एक राग है शिवरंजनी। शिवरंजनी 5 स्वरों का राग है, सारे ग प ध सा, उसमें मध्यम और निषाद नहीं लगता है, 5 ही स्वर, जाते वक्त 5 स्वर, लौटते वक्त 5 स्वर। और लेकिन इसमें 5 स्वर के और भी ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत हैं जो सारे गापा धासा के हैं। पहाड़ी भी सारे गापा धासा साधापा गा रेसा है, और हमारा भूपाली भी यही एक राग है, उसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे, उसमें भी यही लगता है। और एक देशकार राग होता है, वो भी, उसमें भी यही लगता है। लेकिन शिवरंजनी में गंधार कोमल लगता है, बाकी सब में शुद्ध गंधार लगते हैं, कोमल गंधार लगता है। अब देखिए आप, मैं कुछ गीतों का जिक्र करूंगा और वो सब शिवरंजनी पर आधारित है। और शिवरंजनी राग मध्यरात्रि का है,
हर इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से रागों का समय निर्धारण भी होता है। तो वो मध्य रात्रि का है और कैसा मूड जनरेट करता है, बिल्कुल डीप सॉरो का, यानी बहुत ही पैथोस जिसमें रहती है, और वो कोई भी उसमें चंचल गीत उसके अंदर नहीं बनते हैं, बहुत ही सीरियस मूड के। आप सुनेंगे तो उससे उसका असर भी बिल्कुल अलग तरह से होता है। और शिवरंजनी राग किस किस रोग में प्रयोग होता है उसके बारे में आगे मैं जिक्र करूंगा। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि कैसे एक राग कैसे आपका मूड चेंज कर देता है। शिवरंजनी राग के ऊपर मैं आपको कुछ गीत बताता हूं। मेरे नैना सावन भादो। जी, सबसे पहले तो मैं लूंगा जाने कहां गए वो दिन। अब इसको कोई चंचल प्रकृति का राग ये गीत तो है नहीं, बहुत ही पैथोस भरा गीत है, जाने कहां गए वो दिन। और उसके बाद हम लेते हैं ये मेरे नैना सावन भादों जो आपने जिक्र किया। मेरे नैना सावन भादों 1976 की फिल्म महबूबा का गीत है, जो कि लता जी और किशोर कुमार जी ने अलग अलग गाया हुआ है। लेकिन इसमें एक और खास चीज है कि इस गाने का उद्गम 1976 में नहीं है, बल्कि 1964 में है। और एक फिल्म मैथिली की आई थी विद्यापति, जिसका संगीत वी बलसारा जी ने किया था। बहुत अच्छे म्यूजिशियन हुआ करते थे कलकत्ता में, और उन्होंने दिया हुआ था म्यूजिक, और इसके गीत प्रहलाद शर्मा जी ने लिखे थे। तो एक गीत उसमें लता जी का गाया हुआ है, फिल्म मैथिली की है लेकिन उसमें गीत हिंदी में है, और मैथिली के भी एक आध गीत हैं लेकिन गीत हिंदी में अधिक है। तो वो गीत है मोरे नैना सावन भादों, तोरी रह रह बाट सताए। इस तरह से लता जी का है, और वो भी शिवरंजनी में है। तो वहां से शुरुआत हुई है, शब्द थोड़े से मुखड़े के वो लेकर के, और उसी को आगे डेवलप किया है आर डी बर्मन ने। और वो गीत भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, विद्यापति मोरे नैना सावन भादों। अगर डाल करके उसको ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, और मैं गारंटी देता हूं आप उसको सुनिए, वो गीत मेरे नैना सावन भादों से ज्यादा पावरफुल है। इतना इतना ज्यादा उसके अंदर ये पैथोस भरा हुआ है। तो एक ये हो गया, मेरे नैना सावन भादों हो गया। फिर उसके बाद आगे हम आते हैं, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ, प्रोफेसर का। ये भी शिवरंजनी में है। और दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों की तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं दास, ये भी शिवरंजनी में है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये भी शिवरंजनी में है। और एक गीत शिवरंजनी में जो मुझे बहुत पसंद है वो है संगम फिल्म का गीत, और वो है ओ मेरे सनम, जो दो जिस्म मगर एक जान, हम एक दिल के दो अरमान हैं हम, ओ मेरे सनम। ये सब शिवरंजनी के गीत हैं। नए बीच के जो थोड़ा सा बाद वाली फिल्मों में, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना एक दूजे के लिए, ये भी शिवरंजनी में है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, एक ये भी गीत बाद का है, वो भी शिवरंजनी में है। और बाद को बहुत से गीत कुमार सानू के हैं और अलका याग्निक के हैं, जो कि शिवरंजनी में बाद को गाए गए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, गीत से आपको पता चल जाएगा कि उसमें कोई चंचल प्रकृति का या उछल कूद वाला गाना बनाया ही नहीं जा सकता। और इन गीतों को अगर आप सुने, जिनका मैंने जिक्र अभी किया है, तो आपका मन में बहुत ही दूसरे तरह का मूड जनरेट हो जाए, और वो मूड होगा शांत, बिल्कुल प्रकृति का, और उससे आप बिल्कुल, इसलिए अच्छा भी लगता है। अगर सुबह सुबह कोई ये गाना सुना दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, दिन के टाइम में सुना दे अच्छा नहीं लगेगा ये गाने। लेकिन अभी इन्हीं गीतों को अगर आप 10 बजे रात के बाद सुनिए, फिर देखिए इसमें क्या इसका
असर होता है और कैसा आपको लगता है कि ये गीत तब बहुत अच्छे लगते हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि इसका राग जो है वो उसी समय का है, मध्य रात्रि का है, जिसकी वजह से ये अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो राग हैं उनसे डिफरेंट मूड्स जनरेट होते हैं, कैसे कैसे, जैसे जॉय है, सॉरो है, और शांति है, और इस तरह से जो भी म्यूजिक में अप्लाई किया गया है। अब रोगों के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे आयुर्वेद में 3 दोष माने जाते हैं, वात, पित्त और कफ, मतलब पूरे इसी के ऊपर जो है क्लासिफाई किए गए हैं। वात जो है वो मूवमेंट्स इन द बॉडी, उससे ज्यादा संबंधित है। पित्त उस डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, और कफ जो है वो लुब्रिकेशन इन द बॉडी एंड माइंड और ऑल द स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर उससे संबंधित है। अब देखिए किस कौन कौन सा समय ये वात, पित्त और कफ का होता है, ये भी आयुर्वेद में इसका मेंशन है। अर्ली मॉर्निंग में ये टाइम कफ का है, लेट मॉर्निंग से आफ्टरनून तक। वहाँ अभी अपनी लड़की के यहाँ है ना अमेरिका में, हमको मैसेज कौन डाले बात थे कर रहे हैं? कि वहाँ कोई ये करा रहा है। ये प्लीज एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गोइंग ऑन हियर। हाँ, आगे नहीं, आगे लैपटॉप रखे हैं। कौन है? किसकी बात हो रही? somebody is talking so I don't know. हाँ, ये मिश्रा जी हैं, आप इनका कर दिया इनको म्यूट, कर दिया उनको म्यूट। अच्छा, तो देखिए अर्ली मॉर्निंग कफ, लेट मॉर्निंग से लेकर के 10 बजे से लेकर के आगे तक, आफ्टरनून के मतलब टिल करीब 5 बजे तक ये पित्त रहता है, और उसके बाद का समय जो है वो वात का है। अब इसी तरह से ये रागों का भी इनसे एसोसिएशन है। अब जो एक चीज और, आई थिंक शर्मा जी इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, लेकिन फिर भी मैं बताने की ये कोशिश करूंगा कि हमारे जो बॉडी में 7 चक्र होते हैं, कि वो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, और फिर उसके बाद मणिपुर और अनाहत और विशुद्ध और आग्नेय और सहस्रार, ये सब चक्र होते हैं। Am I right or not? ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये सब चक्र एक्टिवेट होते हैं, और कैसे कैसे एक्टिवेट होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द मूड्स विच आर जनरेटेड इन द बॉडी, ये उसी से एक्टिवेट होते हैं। ये मूड जनरेशन डिफरेंट रागों का है, और मैं डायरेक्टली उन रागों के नाम लेता हूं जिनसे ये चक्र एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि रिसर्चेस में पाया गया है। जैसे श्याम कल्याण एक राग है, इसके बारे में मैं आगे आऊंगा, और उसमें गीत आधारित जो गीत हैं वो भी मैं बताऊंगा। उससे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, स्मेल इससे एसोसिएटेड है। यमन जो है उससे स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता है, अटेंशन, इसमें टंग है, यूरोजेनाइटल सिस्टम है, और जॉइंट मूवमेंट पे भी है, स्पेशली द पेल्विक पोर्शन, हिप उससे रिलेटेड है। ये यमन यानी ये स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है इसमें। इसके बाद जो मणिपुर चक्र है उसमें हमारा जो सोलर प्लेक्सस कहा जाता है, उससे डाइजेशन प्रोसेस एक्टिवेट होता है, और उसमें बहुत सी और चीजें हैं, जैसे गिविंग अप ऑफ वाइसेस, यानी जैसे किसी को कोई चीज की लत लग गई है, गलत लत लग गई है, तो उससे अगर ये चक्र एक्टिवेट हो तो उससे वो छुटकारा उसको मिल सकता है। और इससे जब ये चक्र एक्टिवेट नहीं होता है तो पुअर डाइजेशन रहेगा, वेट प्रॉब्लम्स रहेंगी,
और डायबिटीज में भी हाइपोग्लाइसीमिया और इन सब की चीजें जो रहेंगी समस्याएं, लिवर से संबंधित समस्याएं, हेपेटाइटिस और जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की संबंधित समस्याएं हैं वो आएंगी अगर ये चक्र आपका एक्टिवेटेड नहीं है या इसके संबंध में कोई समस्याएं हैं। इस पर जो राग होता है वो आभोगी है, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। भैरव और दुर्गा दो ऐसे राग हैं, दोनों ये सीरियस मूड के राग हैं और इनसे अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है। भैरव और दुर्गा दोनों बहुत पुराने राग हैं, प्राचीन राग हैं और बड़ा मतलब यह है कि भैरव और दुर्गा इन रागों का प्रचलन अब कम है, हालांकि बहुत से पुराने गीत तो खूब हैं, मैं उनका जिक्र आगे करूंगा। जैसे भैरव में तो जागो मोहन प्यारे है, मुझे भूल गए सांवरिया है, और जो हमारे जो शिव जी की जितनी स्तुतियां हैं अधिकतर भैरव राग में हैं, भैरव में या भटियार में है, बहुत उस तरह से जो राग वहाँ जो उस समय के होते हैं मॉर्निंग के, तो वो हैं। और दूसरा दुर्गा राग में भी कम प्रयोग में आजकल होता है, हालांकि बहुत सिंपल राग है, इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड राग एट ऑल, सारे मापा धासा लगता है, सिर्फ वो गंधार निषाद इसमें नहीं लगता है। तो 5 सुरों का राग है और बहुत ही अद्भुत राग है। सांसों की तार पर दिल के पुकार पर गीत गाया पत्थरों ने, ये दुर्गा राग में है। और भी बहुत से ये बहुत अच्छे गीत, वीर अर्जुन एक फिल्म आई थी 1952 में, उसमें 2 गीत दुर्गा राग में है, बहुत ही वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम, दुर्गा में है, बहुत अद्भुत। तो ये सब आजकल इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इससे अनाहत चक्र यानी हार्ट से जो रिलेटेड है वो एक्टिवेट होता है और इम्यूनिटी जो उसको इन्हांस करने वाला और एक्टिविटी जो डिविनिटी है उसको इन्हांस करने वाला, इमोशंस को अपलिफ्ट करने वाला ये रहता है अनाहत चक्र। तो इसमें भैरव और दुर्गा इस चक्र के लिए है। फिर विशुद्धि चक्र है और इसमें गले से संबंधित चीजें हैं और इसका राग है जयजयवंती। इसके बारे में भी आगे मैं जब रोगों के बारे में बात करूंगा तो इसके ऊपर आऊंगा। और ये बहुत ही एक्सप्रेसिव ये चक्र है और एक्सप्रेसिव इन द सेंस कि टॉकिंग टू मच और इसका रिवर्स, दोनों चीजें जो 2 एक्सट्रीम्स हैं उससे ये रिलेटेड है। फियर, टिमिडिटी एंड जो वाचाल है या बिल्कुल ही मतलब दोनों फॉर्म्स उसके, तो ये थ्रोट से रिलेटेड है और राग इसका जयजयवंती है। फिर अगला चक्र जो है वो आग्नेय चक्र है, यानी जिस थर्ड आई जिसे कहते हैं, और इससे टेंशन रिलीव करने के लिए, क्रोध अधिक आता है या दिमाग जल्दी थक जाता है, और इसको 6th चक्र भी जो है वो 6th सेंस भी कहते हैं। जैसे लोगों को इंट्यूशन होता है तो वो इस जगह ये चक्र एक्टिवेटेड है तो उससे बहुत उन लोगों में ये क्षमता होती है इंट्यूशन की। और इसका राग है भूप। भूप को भूपाली भी कहते हैं और बहुत अद्भुत राग है भूप। तो इतना खिलता हुआ राग है जिसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा, लेकिन फिर भी भूप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। भूपाली राग चंचल प्रकृति का राग है। अब जैसे एक शिवरंजनी मैंने बहुत बताया जो बहुत ही शांत और सीरियस है, भूपाली उतना ही चंचल है। कैसे चंचल है? ज्योति कलश छलके, बिल्कुल खुला हुआ राग, बिल्कुल कोई कहीं कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही जैसे लगता है कि सब कुछ प्रकाश से भरा हुआ है और इतनी अच्छी अच्छी उससे भावनाएं आती हैं इस राग को सुनने से। और उसी पर आधारित गीत मैं 2-4 आपको बताता हूं कि ज्योति कलश छलके ये भूपाली पे है। इसके बाद एक गीत है पंख होते तो उड़ाती रे, रसिया ओ बालमा,
जो सेहरा फिल्म का है, कितना उछलता हुआ गीत है, भूपाली पर है। फिर उसके बाद सायोनारा सायोनारा वादा निभाऊंगी सायोनारा, ये भूपाली पर है। और एक गीत आम्रपाली में है, नील गगन की छांवों में दिन रैन गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं, ये भी भूपाली में है। ये इतने सब सुंदर गीत भूपाली, वो एक इसका भूपाली में है, मैंने प्यार किया का, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, वो भोपाली में है। और तो इस तरह से इतने अच्छे अच्छे गीत भोपाली में अवेलेबल हैं। मैं एक और भोपाली का एग्जांपल दूसरी तरह से देता हूं। एक राग होता है अहीर भैरव, जो मॉर्निंग का राग होता है और सीरियस होता है, और वो उसकी एक बंदिश हम दिल दे चुके सनम में यूज हुई थी, अलबेला सजन आयोरी, और बहुत ही सीरियस मूड का है, मॉर्निंग का है। लेकिन यही बंदिश को यूज करना था बाजीराव मस्तानी में। तो बाजीराव मस्तानी में जब बाजीराव लौट करके आते हैं विजय के साथ में, तो वो एक ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया जाना था जिसमें कि बहुत ही उल्लास दिखाई दे। तो उसमें लेकिन अब जो म्यूजिक डायरेक्टर जो संजय लीला भंसाली हैं, उसमें जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं, उनका मन ये था कि यही वाला यूज करें, बंदिश अलबेला सजन आयोरी, मतलब शब्द इसके यूज करें। लेकिन वो अहीर भैरव में फिर उन्होंने इसको नहीं डाला, उसको उन्होंने भूपाली में बनाया। वो जो गीत अलबेला सजन आयोरी बाजीराव मस्तानी में है, वो भूपाली में बना हुआ है, भूपाली और देशकार भी है उससे लगा हुआ। और जो हम दिल दे चुके सनम में है, वो इसमें अहीर भैरव में है। तो इस तरह से देखिए कि दो अलग अलग, एक ही गीत है और उसके अलग अलग मूड्स किस तरह से जनरेट हो जाते हैं और उस किस तरह से हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। अब अलबेला सजन आयोरी हम अगर मॉर्निंग में सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इवनिंग में सुनेंगे या रात में सुनेंगे उतना अच्छा नहीं लगेगा। और ये भोपाली जो है वैसे तो शाम का है, लेकिन इवनिंग के टाइम में अगर हम इसको सुनेंगे तो ये अलबेला सजन आयोरी भोपाली में बहुत अच्छा लगेगा। या बाकी जो गीत मैंने भोपाली में जिक्र किए वो आप अगर उस टाइम में सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। समय के साथ में जो लिंकेजेस हैं रागों की, तो उनको मैं बताना चाहता हूं। हमारे जितने भी राग हैं, जैसे 600 के करीब जो जिनके नाम दिए हुए हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय पद्धति के, और बाकी जो कर्नाटक पद्धति के राग हैं। तो कर्नाटक पद्धति के रागों में समय का निर्धारण नहीं है, वो किसी भी समय गाए बजाए जा सकते हैं। और हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय पद्धति में, यानी उत्तर भारत में जो महाराष्ट्र से एबव, मतलब जो साउथ के हैं, जो वो कर्नाटक पद्धति के हो गए, और बाकी ये सब नॉर्थ इंडिया के जो हुए हैं, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, ये सब हिंदुस्तानी शास्त्रीय पद्धति के हैं। और इनमें समय का निर्धारण है। और समय का निर्धारण कैसे किया गया है, वो एक स्वर से किया गया है, और उस स्वर को कहते हैं तीव्र मध्यम, मध्यम का शार्पर फॉर्म। वो तीव्र मध्यम को अध्वदर्शक स्वर भी कहते हैं, यानी वही निर्धारित करता है कि ये दिन का है या रात का है या संधि प्रकाश है। तो जहां तीव्र मध्यम आता है, ज्यादातर राग वो संधि प्रकाश होते हैं, यानी उषा काल के, मॉर्निंग, डॉन, और इवनिंग यानी डस्क के, यानी जो गोधूली वेला होती है उसके, ये सब संधि प्रकाश राग होते हैं। और दोनों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। मॉर्निंग में जो राग होते हैं जिनमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और मॉर्निंग के राग हैं, संधि प्रकाश हैं, वो हैं ललित, भटियार, ये सब मॉर्निंग के हैं। तीव्र मध्यम का प्रयोग नहीं है फिर भी मॉर्निंग के हैं, वो हैं ये हमारे, अच्छा तोड़ी भी है उसके बाद आ जाती है, और वो ऋषभ दैवत कोमल के वो हैं भैरव, वो भैरव मॉर्निंग का है।
भैरवी उसके बाद का है और फिर उसको सर्वकालिक कर दिया गया है कि उसको किसी भी समय गा बजा सकते हैं। भैरवी भैरवी सामान्यतः हम अगर किसी क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम में जाते हैं तो उसका समापन भैरवी से करते हैं, ये एक ट्रेडिशन बन गया है। शाम के टाइम के इसी तरह से मारवा संधि प्रकाश, और बाकी यमन जो है वो भी शाम का है, और मारू बिहाग शाम का है, बिहाग शाम का है। आफ्टरनून के जो हैं वो जैसे भीम पलासी है, और नून से आफ्टरनून तक के जो सारंग ग्रुप के हैं, जैसे जैसे हमारे वृंदावनी सारंग हुआ, शुद्ध सारंग हुआ, या ये मध्यमाद सारंग हुआ, सामवत सारंग हुआ, मियाँ की सारंग हुआ, ये सब गौड़ सारंग हुआ, ये सब दोपहर के राग हैं। तो इस तरह से, और अगर शाम के आगे हम जाते हैं तो फिर बागेश्वरी आ जाता है, दरबारी आ जाता है जब सूर्यास्त हो चुका है उसके बाद के, और दरबारी के बाद फिर काफी आ जाता है, और खमाज है, और फिर रात में और आगे अगर बढ़ते जाएं तो फिर मध्यरात्रि में शिवरंजनी आ जाएगा, और मध्यरात्रि बीत जाने के बाद मालकौंस आ जाएगा, और मालकौंस के बाद फिर संधि प्रकाश शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे 24 घंटे में ये इसका पूरा चक्र बना हुआ है। इसको मैंने अलग से एक डिजाइन भी किया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भेज दूंगा कि कौन कौन समय पे कौन कौन राग हैं। वो पूरा मैंने हाथ से बनाया हुआ था, फिर उसको कोरल ड्रा करा करके वो पुस्तक में भी है। तो आई कैन सेंड दैट शर्मा जी, मैं आपको भेज दूंगा, तो जिसको उसमें इंटरेस्ट हो तो अवश्य उसको आपसे ले सकता है। तो इस तरह से भूप के बारे में, जो मैं भूपाली के बारे में बात करते थे, इतना खुला हुआ राग है कि उससे आप कितना भी क्रोध या कितना भी मोरोज बैठे हों, अगर भूपाली का गाना आपने सुन लिया तो आपके सब हवा हो जाएगा और बहुत अच्छा मूड हो जाएगा। एंगर, मेंटल फैटीग, इन सब चीजों में अगर आपने भूपाली के गीत सुन लिए तो आपको बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। अच्छा, इसके बाद सहस्रार जो चक्र है, उसके लिए राग हैं दरबारी और भैरवी, और इस चक्र से क्या क्या रिलैक्स होता है वो देखिए। सेंटर फॉर ट्रस्ट, विश्वसनीयता, डिवोशन, इंस्पिरेशन, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ये सब इससे, जो इसको क्राउन भी कहते हैं, तो ये सब इससे एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरह से ये जो सभी चक्रों से जो एक्टिवेट होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताना उचित समझा। अब मैं इसके ऊपर आता हूं कि कैसे कैसे ये रागों का उनका इफेक्ट कैसे कैसे है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये तो थोड़ा सा लंबा है पीयूष जी, हमें लगता है आज अगर पूरा न हो पाए नहीं, आप करिए, कोई बात नहीं, हमको टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, तो फिर मैं इसको कल भी आगे बढ़ा सकता हूँ, या कल प्रश्नोत्तर रहेगा, जैसा भी आप कहेंगे। आप जैसा कहेंगे। आप अच्छा, कितना टाइम चाहिए इसके लिए? इसमें हमें लगता है मे बी 45 मिनट्स लग जाएं, या हो सकता है थोड़ा कम। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बीच में डिस्कशंस कैसे। नहीं तो आपको एक लेंथ पे करना है या ब्रेक पे कर सकते हैं? हम बीच में ब्रेक करते जाएंगे, एक एक तरह के डिजीजेस जो हैं उनको मैं डिस्कस करता जाऊंगा, उनसे रागों के बारे में बात करता जाऊंगा, और तो ठीक है, आप कुछ शुरू कर लीजिए, अभी कुछ कल करेंगे, बीच में अभी प्रश्न भी ले लेंगे। ओके ओके, तो टाइम की कोई बंदिश नहीं है, हमको टाइम की कोई बंदिश। हाँ, ओके ओके। सबसे पहले मैं लेता हूं डिजीजेज कनेक्टेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा सबसे पहले। और सबसे पहले आता है खांसी। खांसी में जो इफेक्टिव राग हैं वो हैं गुर्जरी तोड़ी, केदार, श्री और श्याम कल्याण। 4 राग खांसी में इफेक्टिव हैं। और देखिए, श्वसन तंत्र के अभी जो मैं ये अभी ले रहा हूं, और आगे चल करके क्योंकि बहुत से कॉमन हो जाएंगे तो उनके बारे में भी मैं रिफर कर दूंगा। गुर्जरी तोड़ी का समय होता है 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक का। गुर्जरी तोड़ी में पंचम नहीं लगता और तोड़ी में पंचम लगता है, बस सिर्फ इतना ही अंतर है दोनों में। और उसका
जो है प्रभाव भी करीब करीब एक ही रहता है, लेकिन वो तोड़ी जो है वो कोल्ड के लिए ज्यादा उपयोगी है। गुर्जरी तोड़ी में कफ में ये 9 बजे से 12 बजे सुबह का समय है। और इसके गीत मैं बता रहा हूं, एक तो हिमालय की गोद में का वो है, मैं तो एक ख्वाब हूं इस ख्वाब से तू प्यार न कर, मुकेश का गाया हुआ, सुना होगा सब लोगों ने, सुना हुआ है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आशीर्वाद फिल्म में एक गीत है, एक था बचपन एक था बचपन, बचपन में एक बाबूजी थे, लता जी का बहुत ही सुंदर गीत है, वो गुर्जरी तोड़ी है। एक और गीत है फूल बने अंगारे, और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, मैं तो एक ख्वाब हूं भी कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है। वो है फूल बने अंगारे में, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो मैं नौजवान होगा, वो भी गुर्जरी तोड़ी में है। तो ये 3 गीतों का मैंने जिक्र किया। इसके बाद का राग है केदार। केदार राग बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, मतलब अगर सबसे खूबसूरत राग कहा जाए और मन इतना प्रसन्न कर देने वाला ये राग है। वो 6 बजे रात से, शाम को 6 बजे से और रात के 9 बजे तक का समय है इसका। और इसके गीत मैं आपको बताता हूं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, नरसी भगत का ये गीत है, गोपाल सिंह नेपाली जी का लिखा हुआ, रवि साहब का म्यूजिक है। और इसी से देखिए, इसमें अधिकतर भजन बने हुए हैं अच्छे, जो कुछ भजन बहुत इफेक्टिव वो इस सब में है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, और एक गुड्डी फिल्म का वो भी केदार में इतना सुंदर है, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें, दूसरों की जय के पहले खुद को जय करें। कितना सुंदर गीत है, ये भी केदार में है। और साजन बिन नींद न आए, ये मुनीम जी का बहुत ही बढ़िया गीत है, बहुत ही सुंदर, लता जी का गाया हुआ, ये भी बहुत ही बढ़िया गीत है, इसको भी सुना जा सकता है। और एक कव्वाली भी केदार में बनी हुई है, अकेली इकलौती कव्वाली है, वो केदार में उसे कव्वाली कोई बनाता नहीं है, लेकिन ये हम तो कहेंगे जो सबसे ज्यादा, शर्मा जी आप एग्री करेंगे, सबसे ज्यादा अगर एक्सपेरिमेंटेशन किसी व्यक्ति ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने, फिल्म इंडस्ट्री ने में अगर किया है तो आर डी बर्मन है। और राहुल देव बर्मन की ये जो कंपोजिशन है द बर्निंग ट्रेन में, और उसमें जो ये कव्वाली है, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यार आने हैं, ये केदार राग में है, तो ये भी इफेक्टिव है। इसके बाद केदार में और भी बहुत से गीत हैं, लेकिन जो खास खास जो पॉपुलर हैं उनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। इसके बाद एक राग आता है श्री, ये कठिनतम रागों में है, यानी कोई जिसको अगर जो कहे कि हम श्री बजाना जानते हैं या श्री गाना जानते हैं, तो वो उस्ताद है। बिल्कुल सामान्य रूप के गायक न इसको बजा सकते हैं, मतलब न गा सकते हैं, और न वादक इसको बजा सकते हैं। श्री राग जो है वो 3 बजे दोपहर से 6 बजे शाम तक का है, और इसमें गीत बहुत अधिक नहीं है। एक फिल्म आई थी आंदोलन 1951 में, और उसमें एक पारुल घोष का गाया हुआ गीत है, प्रभु चरणों में आया पुजारी। और भी हैं, लबों से चूम लो आस्था फिल्म एक आई थी उसमें है, लेकिन उसमें और भी राग हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप से अगर श्री है तो प्रभु चरणों में आया पुजारी, ये श्री है। इसके बाद जो श्याम कल्याण का मैंने जिक्र किया था, जो सबसे पहला चक्र जो मूलाधार चक्र जो एक्टिवेट करता है, वो श्याम कल्याण 6 बजे शाम से और 9 बजे रात्रि का राग है। और एक गीत उसमें बिल्कुल शुद्ध रूप से श्याम कल्याण में है, उसको आप बहुत आनंद से सुन सकते हैं, क्योंकि ये गाना भी बहुत लोगों को पसंद होगा, किशोर कुमार और लता जी की आवाज में है। फिल्म घर का, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, ये श्याम कल्याण में है। तो
ये कफ के बारे में मैंने बात की। इसके बाद कोल्ड में नंबर 2 आते हैं रेस्पिरेटरी में, तो केदार और श्री भी कोल्ड में हैं, जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूं। इसके बाद इसमें 3 राग और हैं। एक तो भैरवी है। भैरवी में तो बहुत गीत हैं। मैंने 20,000 गीत जो विश्लेषित किए हुए हैं, उनमें से 2250 गीत, 2250 ये भैरवी में है। और सर्वाधिक गीत तो मुझे पहाड़ी में मिले हैं 5600, 5600। उसके बाद 3600 गीत खमाज राग में मिले हैं। फिर काफी में करीब 2900 गीत हैं। और उसके बाद भैरवी में नंबर उनका जो आता है, भैरवी में ये करीब 2250 गीत हैं। और भैरवी बहुत ही, उसमें तो बहुत, जैसे शंकर जयकिशन के तो ज्यादातर कंपोजिशंस भैरवी में हैं। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, आवारा हूं या मेरा जूता है जापानी या कुछ भी आप ले लीजिए, ये सब भैरवी में है। और जैसे बात की अगर हम लें तो भैरवी में बहुत से गीत आपको मिलेंगे। आंखों में क्या जी, रुपहला बादल, ये भैरवी में है। ये हमारा 9-2-11 फिल्म का एस डी बर्मन का म्यूजिक। अखियों को रहने दें अखियों के आसपास, भैरवी, और बहुत ही अच्छी भैरवी है, ये बॉबी फिल्म है। और भोर भय पनघट पर मोहे नटखट श्याम सताए, सत्यम शिवम सुंदरम का, ये भी भैरवी में है। और घर आया मेरा परदेसी, आवारा का, ये भी भैरवी में है। और देखिए कितना सुंदर गीत है, बूंद जो बन गई मोती का, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, और फिर उस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, और दिशाएं देखो रंग भरी उमग रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, कौन चित्रकार है, ये भैरवी है। इसके बाद लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, अभिमान का, भैरवी। और कदर जाने ना, इतना सुंदर भाई भाई की वो ठुमरी है, इतनी सुंदर, कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी, ये भैरवी में है। और सबसे अच्छी भैरवी तो लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, तो ये इस तरह के जो मन्ना डे के ज्यादातर जो वो गीत हैं वो सब भैरवी में है। जो क्लासिकल जो माने जाते हैं, जिन पे कॉमेडी ज्यादा है, लगत करेजवा में चोट, फुल गेंदवा न मारो, ये सब भैरवी में। तो इस तरह के गीत भी अगर सुने जाते हैं तो उनमें ये कोल्ड में, जैसा कि रिसर्चेस बता रही हैं, इससे फायदा होगा। इसके बाद मैंने जिक्र किया था तोड़ी का, तो तोड़ी में दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में चरणों में। और खुदाए बरतर तेरी जमी पर, ये ताजमहल फिल्म का, वो भी तोड़ी में है। तोड़ी में और भी बहुत से हैं, ये इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, ये इसमें है आपका बैजू बाबरा में, इसमें गुर्जरी तोड़ी भी है उसमें। तो इस तरह से तोड़ी भी सुनी जा सकती है। और इसके तोड़ी भी वही 9 बजे से 12 बजे दिन का है। और जय जयवंती एक राग है, जय जयवंती राग, वो 9 बजे रात से 12 बजे सुबह, 12 बजे रात तक का है, मतलब 9 से 12 रात तक का है जय जयवंती राग। और बहुत ही अद्भुत राग है, इतना मधुर है, जिसको आप, मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे ये इतना सुंदर राग है, जय जयवंती, इसको जरूर सुनना चाहिए। मनमोहना बड़े झूठे, सीमा फिल्म 1955। और एक गीत है सूनी सूनी सांस के सितार पर, ये लाल पत्थर फिल्म जो 1971 में आई थी, तो उसका गीत है। लेकिन हमें सबसे अच्छा अगर जय जयवंती का एग्जाम्पल लगता है, वो आप उस गीत को जरूर सुनिएगा। मैं बताता हूँ, वो YouTube पे सभी कुछ अवेलेबल है।
वो गीत है, बांध प्रीति फूल डोर, मन लेके चित चोर दूर जाना ना। बांध प्रीति फूल डोर, मन लेके चित चोर दूर जाना ना। ये फिल्म मालती माधव का गीत है, 1951 की फिल्म, सुधीर फड़के जी का म्यूजिक है और पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने इसको लिखा हुआ है। लता मंगेशकर का गाया हुआ है। ये गीत अवश्य सुनिएगा, इसलिए मैं और कह रहा हूं कि लता जी की एक पुस्तक है जो विश्वास नेरुकर जी ने लिखा हुआ है, उसको गंधार नाम है, लता जी के ऊपर है, पूरे सब गीतों के बारे में है। और उसमें एक पृष्ठ पर लता जी ने एक गीत को अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है पूरा पेज पर, और वो गीत यही है, बांध प्रीति फूल डोर, मन लेके चित चोर दूर जाना ना। जय जयवंती का इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं है। तो ये बिल्कुल बंदिश है जय जयवंती की, तो इसको जरूर सुनिए, बांध प्रीति फूल डोर। इसके बाद कफ और कोल्ड के बाद हम आते हैं अस्थमा पे। अस्थमा पे 3 रागों के बारे में जो मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं, जो कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत असर डालते हैं, वो केदार, श्री और श्याम कल्याण, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद इसमें 2 राग और आएंगे, एक है दरबारी और दूसरी है मियां की मल्हार। तो इनके बारे में मैं जिक्र करता हूं। दरबारी और मियां की मल्हार ये दोनों मिडनाइट के हैं, यानी मध्य रात्रि के हैं, 10-11 बजे के बाद सुनने वाले। और दरबारी पर आधारित बहुत से गीत हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ओ दुनिया के रखवाले, झनक झनक तोरी बाजे पाया लिया, ये मन्ना डे का, मेरे हुजूर का। तो ये सब गीत दरबारी पर आधारित हैं, और दरबारी पर और भी बहुत से गीत हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं। और मियां की मल्हार में के बारे में अगर हम देखें तो ये मियां की मल्हार, ऐसा कहा जाता है कि मियां तानसेन, ये जितने मियां की लगा होता है, जिन रागों में नाम, वो सब तानसेन के क्रिएटेड हैं। दरबारी भी तानसेन का है। और मियां की मल्हार का ये ऐसा उसके पीछे स्टोरी है कि जब उन्होंने दीपक राग गाया तो दीपक से इतना ज्यादा असर किया कि उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए थे। तो इतना ज्यादा उसका, देखिए यही सब रागों का असर होता है। फिर उसके बाद उन्होंने जब मियां की मल्हार गाया है तब ये ठीक हुआ है। मियां की मल्हार भी, उसके पीछे भी कहानी है कि 2 लड़कियां पानी भर रही थी और उन्होंने वो गा रही थी तो उससे ठीक हो गए और थिंग्स लाइक दैट। बट वो मल्हार का वो स्वरूप जिससे, जो कि मियां तानसेन का क्रिएशन है, वो मियां की मल्हार है। मल्हार टोटल 16 तरह की होती है। तो अलग अलग हमें 9 तरह की मल्हार हिंदी फिल्म संगीत में मिली है। मियां की मल्हार जो है उसको मिडनाइट में या किसी भी समय रेनी सीजन में गाया जा सकता है या बजाया जा सकता है। और इस पर आधारित गीत मैं बताता हूं, बोले रे पपीहरा गुड्डी का, ये मियां की मल्हार का है। घिर घिर आई बदरिया कारी, ये सरदारी बेगम का है। और कैसे भाई सखी रुत सावन की, ये पहली झलक फिल्म का है। तो ये बहुत ही सुंदर मियां की मल्हार और भी बहुत हैं अवेलेबल, जिनका इसमें प्रयोग किया जा सकता है। मियां की मल्हार सुनने से अस्थमा, उस पर असर बहुत पड़ता है। साइनोसाइटिस में भैरवी बहुत इफेक्टिव होती है। साइनस जिनको प्रॉब्लम है, भैरवी के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं। फेरेंजाइटिस और लेरेंजाइटिस अगर किसी को है तो उसमें केदार, जो मैं पहले जिसका जिक्र कर चुका हूं, वो बहुत इफेक्टिव रहता है। और एक राग और है बिहाग,
ये भी शाम का राग है, 9 बजे रात्रि से रात 12 बजे तक का समय इसका है। और बिहाग राग भी इसमें बहुत इफेक्टिव है। बिहाग राग में भी वो तीव्र मध्यम का प्रयोग रहता है। और इसमें जो गीत हैं वो 3 गीत मैं जिक्र करूंगा। सबसे अच्छा गीत बिहाग का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बिहाग का, वो गूंज उठी शहनाई फिल्म में तेरे सुर और मेरे गीत, दोनों मिलके बनेगी प्रीत। तो वो गीत तेरे सुर और मेरे गीत। दूसरा तेरे प्यार में दिलदार, जो है मेरा हालेजार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, फिल्म मेरे महबूब। और एक गीत और बिहाग में बहुत सुंदर गीत है, मुझे बहुत पसंद है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ, और फिल्म आलाप में यशुदास जी का गाया हुआ, और कोई गाता मैं सो जाता, ये बिहाग में है और बहुत सुंदर बिहाग है ये। तो इन गीतों को अगर सुने और गाएं तो ये इसमें लाभ अवश्य होता है। तो श्वसन तंत्र के मैंने ये गीत के और उनके इफेक्टिव राग मैंने और गीत बताए। इस बारे में अगर कोई प्रश्न है तो मुझसे अवश्य पूछें। चलिए, अब आप प्रश्न पूछ लीजिए इसके बारे में, और भी कोई प्रश्न है तो उसको पूछ लीजिए, फिर देखते हैं और कैरी ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। अपना अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछिए। नमस्ते पानी जी, आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और काफी ज्ञान प्राप्त हुआ। पहली बार मैं रागों के ऊपर इतना मैंने सुना है। मुझे दो प्रश्न करने वेरी क्विकली। एक तो यह है कि काफी समय से गानों में उर्दू शब्दों का भी काफी प्रयोग होता है, खास करके गजलों से गाने पर उतार आ जाता है, तो उसका किस तरह से असर पड़ता है उर्दू शब्दों से? जैसे आपने बताया है कि वात पित्त कफ पे या 7 चक्र पे। दूसरा प्रश्न यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पूछें कि आप एक गाना गाओ, तो वो सबसे अपना प्रिय गाना गाएगा, तो वो हो सकता है कि वो शायद शिवरंजनी हो, या वो भोपाली हो, या और कोई रागों में हो। तो ऐसा आपने रिसर्च किया है कि उस सबसे जो प्रिय गाना किसी को भी लगता है, वेदर इट इज सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, जो भी, उसका संबंध उसके पर्सनालिटी पे क्रफ से हो या उस व्यक्ति के 7 चक्र से हो? तो ऐसा आपने कोई रिसर्च किया है कि नहीं? ये 2 प्रश्न है मेरे। देखिए, पहली चीज जो आपने लैंग्वेज की बात की, उर्दू शब्दों की बात की, तो हम सब लोग तो हिंदुस्तानी बोलते हैं, कोई शुद्ध हिंदी तो बोलते नहीं, न शुद्ध उर्दू बोलते हैं, जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, पर्शियन के भी शब्द हैं, उर्दू में भी पता नहीं कहाँ से शब्द आए हुए हैं, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, तब संस्कृत से भी शब्द यहाँ आए हुए हैं, तो ये सब बोलते हैं। उर्दू जुबान जो है वो बड़ी मीठी शीरी जुबान मानी जाती है, और बहुत अच्छा असर, अगर कोई खालिस अच्छी उर्दू कोई बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, और इतना भी अच्छा लगता है, कभी कभी समझ में नहीं आती है फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो जबान ही बहुत शीरी है, तो इसलिए अच्छा लगता है। और जहां तक इनके ये तो अच्छा लगने की बात हुई, मतलब उर्दू अगर कोई अच्छी बोलता है और किसी को खराब लगता है, ये मुझे बहुत कम कोई अगर ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे मुझे ऐसा लगेगा, वो तभी होगा जबकि कोई बहुत ही ऐसी क्लिष्ट, जैसे हिंदी कोई बोल दे या क्लिष्ट उर्दू बोल दे जिसमें समझ में नहीं आए, तो भाई तब भी बहुत तब खराब लगेगा। क्योंकि एक हमारे अच्छे शायरों को और अच्छे कवियों को वही कवि और शायर माने जाते हैं जो सीधी सरल भाषा में अपनी रचना करते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो उर्दू हो। अगर बहुत ही उन्होंने बहुत मिक्स्ड करके और क्लिष्ट बना दिया तो पता नहीं वो किसके लिए लिख रहे हैं, ये नहीं हमें समझ में नहीं आता। तो इसलिए वो भाषा जो आपको
बोधगम्य है, आपको बहुत प्रभावित करती है, अच्छी लगती है, तो वो हमारी हिंदुस्तानी ही है, जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है। अब गजलों की बात थोड़ी सी मैं कर लेता हूँ। गजलों में जैसे ज्यादातर तो हमारे जो यूज हुए हैं हिंदी फिल्मी गीतों में, उसमें 2-3 तरह के कंपोजिशंस होते हैं। एक तो गजलें होती हैं, दूसरे नगमे होते हैं, और तीसरी नज़में होती हैं। ये तो उर्दू की बात हुई। गजलें के बाद आ गया नगमे। नगमे हमारे हिंदी में गीत हो गए, और नज़में हमारे यहाँ हिंदी में हो गई कविताएं, मुक्त, जो छंद मुक्त कविताएं होती हैं, वो नज़में हो गई। तो इस तरह से हमारे जो बनते हैं। गजलों में भी मैं बहुत थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा, थोड़ा सा बता दूंगा। गजलों में भी ये होता है कि वो 2-2 कपलेट्स से मिलके बनी होती हैं, यानी शेरों से मिलके बनी होती हैं, और 2-2 लाइनों के होते हैं, और उन शेर में भी पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों को मिसरे कहा जाता है। और जो गजल जो है वो हमेशा अनइवन, यानी ऑड नंबर उसमें होने चाहिए शेर, तब वो गजल होती है। 5 से कम की नहीं होती है, आगे लंबी खूब हो सकती है। गजल में जो शेर हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, यानी ऐसा एक ही मौजू के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आप लिख सकते हैं, या अलग अलग भी करके राइमिंग उनकी एक होनी चाहिए। राइमिंग में भी ये होता है कि लास्ट वाला जो वर्ड है उसको कहते हैं रदीफ, और उससे पहले वाला जो वर्ड है उसको कहते हैं काफिया। तो वो भी आते रहना चाहिए। पहले गजल का पहला शेर जो है उसको कहते हैं मतला। तो जैसे हम कोई गजल ले लें, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, सफर इस उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, ये हो गया मतला। मतला में कर लूंगा हो गया रदीफ, और तमाम और शाम हो गया काफिया। अब इसके बाद आगे के शेर देखिए आप। मैं बहुत थोड़ा सा समय लूंगा ताकि ये चीज आपको बहुत से लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं तो क्योंकि गजलें लिखता हूं इसलिए मुझे मालूम है ये, और ये मैं बताना चाहता हूं। तो पहले हो गया मतला, उसके बाद के शेर देखिए, बाकी शेर डिफरेंट हैं। कैसे? नजर उठाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। अब इसमें देखिए कर लूंगा मतले में 2 बार आ गया, लेकिन बाकी शेरों में नहीं आया। तो मतले का शेर बाकी सब शेरों से फर्क है। तो और आखिर में जो होता है, अगर किसी ने अपना शायर ने अपना नाम दे दिया तो उसको मक्ते का शेर कहते हैं। तो ये तो हो गया कॉम्पोजिशन गजलों का। गजलें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही अच्छा असर डालती हैं। 80 के दशक में हमारे जगजीत सिंह साहब और गुलाम अली और इन्होंने मेहंदी हसन और पूरे जो गजल गायक पंकज उदास और चंदन दास एंड ऑल दोस पीपल, कितना अच्छी अच्छी गजलें गाई हम लोगों को, कितनी अच्छी लगती थी। उनका अपना अलग मूड होता है, और उसमें खासतौर से उनकी भाषा जो है, जो उर्दू की आपने बात की, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। गजलें तेज कभी नहीं, फास्ट पेस में कभी नहीं गाई जाती। गजलें स्लो पेस में गाई जाती हैं। हर शब्द पर, हर लफ्ज पर कहां पर जोर देना है उसको करके गाई जाती हैं, ताकि उसका असर आपके अंदर तक पहुंचे थ्रू लैंग्वेज, नॉट थ्रू राग। हियर लैंग्वेज प्लेज द रोल। जो आपने उर्दू की बात की, वो उसका मायने भी आपको मालूम होना चाहिए, उसका मायने मालूम हो, और उससे आप अपने आप को एसोसिएट करके वो चीज वो उसको अप्रिशिएट कर पाए। तो वो गजल ने बहुत इस तरह से आगे हम सब लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी गजलें सुनने को मिली हैं। ये सब उसका कमाल है, लैंग्वेज का कमाल है। दूसरा आपने सवाल जो पूछा था वो था कि किस तरह से कुछ लोग अपने ही पसंद के गाते हैं। तो कुछ तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि कुछ तो जैसे बहुत सीरियस गाने, जो मुकेश जी के बहुत गाने जो सुनते हैं, कहीं चोट लगी होती है तो वो भी असर
अपना दिखाता है और वो उनको बहुत पसंद आते हैं, और नहीं तो सैड मूड के गाने ज्यादातर लोगों को अच्छे लगते हैं, और फास्ट पेस के भी अच्छे लगते हैं। तो जिनको ज्यादा पसंद हैं जो पर्टिकुलर गीत, वो उनकी पर्सनालिटी को भी एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सी चीजें हैं उनसे एसोसिएट आप कर सकते हैं, और बहुत से लोगों को कहेंगे अरे ये वाला गाना सुनाओ, तो वो कहेगा अरे ये मैं नहीं सुनाता, मुझे सैड सॉन्ग्स अच्छे नहीं लगते, मैं उछल कूद वाले आपको सुनाता हूँ। तो दैट शोज हिज और हर पर्सनालिटी ऑल्सो। ऐसी बहुत सी चीजें एसोसिएट आप कर सकते हैं जो कि गाने जिनको पसंद है उनसे। आई होप आई हैव रिप्लाइड टू योर क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Any other question? ये पांडे जी, मुझे एक क्या क्वेश्चन है। मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, ये कौन से राग पे है ये गाना? कौन सा है? क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू? माय फेवरेट कातिबे तकदीर, कातिबे तकदीर। मुझे ऐसा लगता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये हमें लगता है काफी में है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा। एक अरे क्या गाना है वो, बहुत बढ़िया गाना, सैगल साहब का। तो वो तो बहुत, एंड इट्स सो इफेक्टिव, आई टेल यू। मैं आपको उसको जरूर बताऊंगा। अभी लेट मी ओपन माय बुक, because offhand I cannot tell many things, or I don't want to make any guesswork. I like this song very much. Oh yes, it is definitely, it is one of the finest songs. मुझे अगर सैगल साहब के गानों को कहा जाए कि साहब सबसे अच्छे आप 3-4 बताइए, तो मुझे ये गीत सबसे वन ऑफ दोज जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो और बताइए, और एनीथिंग एल्स? गडोडिया जी पूछ रहे हैं कि आपकी चेहरे की चमक किस राग से? क्या अनूप जी हैं? कौन है? हाँ, अनूप जी। हाँ, ऐसी बातें अनूप जी। अरे बाप रे बाप, कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ पे हैं? उन्होंने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है, ऑडियो भी ऑफ किया हुआ है। हमारे चेहरे की हमको देखिए, हमको देख ले रहे हैं, अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं। नहीं दिखा नहीं रहे। गडोरिया जी ये अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हमारे चेहरे की चमक के 2-3 राज हैं, उनको मैं बता देता हूँ। हमारे चेहरे की चमक ये है कि मैं परम संतोषी व्यक्ति हूँ। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उस पर बिल्कुल धन्यवाद देता रहता हूँ। मैं पूजा में भी धन्यवाद ही देता हूँ, थैंक्स। कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है वो बहुत है, क्योंकि इतना किसी को नहीं है। दूसरी चीज चेहरे की चमक ये है कि मैं योग डेली करता हूँ, प्राणायाम डेली करता हूँ, उसके बिना आगे मैं चाय तक नहीं पीता। और तीसरी चीज ये कि मैं मेरे डाइटरी जो है बहुत सी उसकी भी बहुत से अनुशासन मैंने अपने ऊपर लगा रखे हैं। और जैसे कि मैं भोजन में, नाश्ते में केवल फल खाता हूँ, और ये मैं पिछले करीब 25 वर्षों से कर रहा हूँ। और मैं फिर उसके बाद मैं मतलब अन्न में केवल लंच के टाइम खाता हूँ, यानी सुबह से लेकर के 1:30-2 बजे तक मैं केवल फल खाता हूँ। सेम हियर। और राग भी है। अगर आपने फलों से अपने आप को दूर रखा तो ये चमक गायब हो जाएगी। और सैलेड्स जितना ज्यादा खा सकते, खास तौर से गाजर और खीरा, ये 365 दिन में खाता हूँ। और जितना आप खा सकें खाइए ये, और बाकी चीनी से थोड़ा सा दूर रहिए, जैसे आजकल मैं दूर रह रहा हूँ। अदरवाइज मुझे बहुत मीठा पसंद है, लेकिन फिर भी दूर रहता हूँ। तो आई एम नॉट डायबिटिक एट ऑल, एंड आई डोंट हैव, गॉड ब्लेस, मैं बहुत अभी इसमें जरूर समस्या हो गई थी कोविड के टाइम में। अदरवाइज आई हैव नेवर टेकन मेडिसिन्स, आई डोंट टेक मेडिसिन्स। ये हाँ, एक और चीज है, चेहरे की चमक बरकरार रखना है तो दवाइयों से दूर रहिए। डोंट टेक मेडिसिन्स अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। नो पेन किलर्स, मैंने तो कभी नहीं लिया। करीब एंटीबायोटिक करीब 40-45 साल कभी हो गए हैं, तब कभी ली हुई थी। अदरवाइज नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। दे आर ऑल फॉरेन थिंग्स टू योर बॉडी, व्हाई शुड यू टेक देम? नहीं तो कोई राग भी है, अपनी बॉडी में डेवलप होनी चाहिए ताकि आप रोगों से प्रतिरोधक क्षमता आपके
शरीर में इतनी डेवलप रहनी चाहिए ताकि वो हो। और तीसरा, सदैव प्रसन्न रहिए। दूसरों से कि कभी आई नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी। जहां कहीं परनिंदा हो रही है, जिसमें बहुत सुख आता है लोगों को, वहां से हट जाइए और अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छा सब कुछ। हमसे बहुत से सर्विस के दौरान कभी बहुत लोग पूछते थे फलाना आदमी कैसा है, हम कहते बहुत अच्छा है, चाहे उसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो। क्या चाहिए साहब बताइए, तो मैं उसमें गिना देता था 4 5 6 7, उसके बाद चुप हो जाते थे। ये प्रश्न मुझसे पूछना लोगों ने बंद कर दिया कि फलाना आदमी कैसा है, क्योंकि वो जानता था कि ये तो बोलेंगे तो अच्छा है। मैं बुराई न करता हूं न सुनता हूं, तो मन इतना प्रसन्न रहता है, इलेटेड, कि आप जो है आपके चेहरे पर प्रसन्नता ही आती है, चमक ही आती है। अनूप जी, हैव आई आंसर टू योर क्वेश्चन? नहीं, अनूप जी राग पूछ रहे हैं, कौन सा राग है जो चमक लाता है? अच्छा ओहो, नहीं आप, अच्छा नहीं, आपके चेहरे की चमक के बारे में बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई। एनीवे, मैं चेहरे की चमक लाने के लिए ये सब पॉजिटिविटी जितना आप अपने ऊपर रखेंगे, उससे आपके चेहरे की चमक सुशील, आएगी। 10 मिनट में फोन करो। मुझे एक सवाल पूछना था। क्लास हजी चालू છે, હમણાં ફોન કરું તને। जी हाँ, बताएं। Hello, sir. I want to say something. I will not ask you anything because it was absolutely mind-blowing discussion. And since in my childhood I had also gone through some lessons of Indian ragas, and I like Ravindra Sangeet. I sing Ravindra Sangeet. I have also learned Ravindra Sangeet. So as you were telling, as you were explaining, you were just explaining all the ragas of Hindi songs. I was remembering the ragas from Ravindra Sangeet also. Absolutely. They are also based on many ragas, and at some places Rabindranath he has mixed up all the ragas, suppose, and also there are pure ragas in Ravindra Sangeet. So I was just associating whatever you were telling of Hindi songs with Ravindra Sangeet, like Rag Sri you were telling. Absolutely, there is one Ravindra Sangeet which is exactly Rag Sri Prabhu. It is Kar Milano Chao Birohi. If you ever heard that Ravindra Sangeet, it is pure Rag Sri. So like this, I was remembering all the songs. जरा उसको एक दो लाइन गा के बताइए नंदिता जी। थोड़ा सा माइक को दूर रखिए तो और अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा माइक दूर कर लीजिए और 2 लाइन गा के बताइए। हो रही है। Can you hear me now? We can hear you. Okay. उसकी 2 लाइन गा के बताइए। हाँ, it is Rag Sri, Ravindra Sangeet. Kar milana chao birohi, Kar milana chao birohi, Tahare kotha খুঁজেছো গহো অরণ্যে কুটিল জটিল গহনে শান্তি সুখহীন ওরে মন আর মিলন চাও বিরোহী আর মিলন চাও বিরোহী। The mukla is exactly श्री राग बता रहे हैं ये। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत as you were explaining all the Hindi songs, Hindi film songs, I was associating also with Ravindra Sangeet. मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं इस बारे में, क्योंकि मैंने एनालिसिस की कि ऐसे गीत कौन से हैं जिनमें रविंद्र संगीत है। और वो मुझे जब पूरी लिस्ट मैंने बनाई तो मुझे वो टोटल गीतों की संख्या 36 निकली, 36। मतलब वो 36 गाने जिनका कि बांग्ला में भी रविंद्र संगीत बांग्ला में भी है। जैसे एक मैं 2-4 मैं केवल एग्जांपल्स देना चाहूंगा। जैसे नैन दीवाने एक नहीं माने, अफसर फिल्म, शेदीन दुजो ने। हाँ, ये अब मैं देखिए मैं बांग्ला भी पढ़ना चाहूंगा, हालांकि आई जस्ट डोंट नो बांग्ला, तो प्लीज डोंट माइंड इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन।
शेदिन दूजोने दुले छिनो बोने, हाँ, तो ये इसके ऊपर है। फिर उसके बाद पवन चले जोर, ये जलजला फिल्म का पंकज मलिक का है। खोरो वायु बोए बेगे, हाँ। फिर उसके बाद मन मेरा उड़ता जाए बादल के, तो हाँ। ये मोनोमोर मेघेर संगी, संगीत, हाँ। और तेरे मेरे मिलन की ये रहना, जोदी तारे नई चीनी गो शेकी। तो This is only the mukra. The Jodi Tare Nai Chini Go Sheki is only the mukra. Rest of the song doesn't go with the Robindra Sangit, original राइट, Robindra Sangit. अच्छा। अब जैसे एक युग पुरुष फिल्म आई थी, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तोमार होलो शुरू हमार होलो शारा। और इसी That तरह is से also पिया only the बोले mukra. पिया बोले, ये है फूले फूले डोले डोले। इसके बाद चंदा देखे चंदा तो वो चंदा शर्माए, जोड़ी तारे, ये भी नई चीनी गोशेकी का है, झूठी। और ये मेघा छाए आधी रात, लहो लहो तुले लहो, बचपन के दिन भुला न देना, मोने राबे किना राबे हमारे, तो जाएं कहाँ, हे खोनी केर ओती थी, जलते हैं जिसके लिए, एकोदा तुमी प्रिय, तो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, ये भी बिहाग पे है। जागोराने जाए विभा बरी, तो इस तरह से पूरे हैं। हाँ, तो there are 36 such songs. अच्छा, मैंने ऐसा किया था कि since I didn't know Bangla, तो I had sent it to Bangla knowing people and the people who are associated with music, and only after their confirmation I could put it in my book. तो ये हुआ। मैं in the meanwhile now, since I have opened it, कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, भैरवी में है ये कातिबे तकदीर मुझे, कातिब का मतलब होता है लिखने वाला, किताब जिसने लिखा है, तकदीर को जिसने लिखा है, यानी ईश्वर से पूछा जा रहा है, कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है, क्या मैंने किया है। ये भैरवी में है। रवि जी क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। मैं कुछ पूछना कुछ बताना है। पहली बात मैं ये कहूँगा, पांडे जी की आज सुन के, पहले भी सुना था, आज सुन के मैं आप सच्ची बताऊं, अपने मन की स्थिति, शरीर की स्थिति में कुछ अजीब सा ही धड़कन हो रही है। बिल्कुल आई एम सो एक्साइटेड, मैं समझ नहीं सकता मैं आपको कैसा बयान करूं, लेकिन ये सच्ची बात है कि आई एम सो एक्साइटेड, आई वांट टू गो मोर इनटू दैट। अब पता लगा कि म्यूजिक क्या होता है। मुझे शौक तो बहुत है, लेकिन अब पता लगा कि म्यूजिक क्या होता है। तो ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे जी कि जो ये आपने बताया है राग वगैरह, कोई ऐसी सीडी वगैरह कोई है जिससे हम उसको सुन सके, सब रागों की जो अच्छी सीडी, दुनिया भर में सीडी मिलती हैं रागों की, लेकिन कोई ऐसे सजेस्ट करेंगे जिसमें मैं उसको सुन के रोज अपने आप को, जो आपने आज बताया है बहुत सुंदर बताया है, तो उसमें करना चाहता हूँ। और तीसरी बात ये है, ये फेवर है आपसे, कैन वी कॉन्टेक्ट यू इन एनी वे अगर जरूरत पड़ती है तो? Why not? My number you can note down. Are you still talking? आप मेरा नंबर, it is available with Sharma ji also, and I can just tell my number. It is, if you note down, 91295. 91215. लिख लीजिए, जिसको लिखना हो लिख लीजिए। हाँ, 91, हाँ जी, 91295, आगे 06111. नहीं 91295 91295061111. हाँ जी, लिख लिया। ठीक है, 9129506111। इस पे आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैं करीब यहाँ पे 1 महीना और हूँ यहाँ अमेरिका में, तो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पे ही मुझसे बात हो पाएगी। उसके बाद मैं
18 अक्टूबर को मैं चला जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा लखनऊ, तो फिर उसके बाद तो इंडिया में रहूंगा, तो वहां से तो ये आपका मोबाइल नंबर हो सकती है। सो जी, ये आपका नंबर मोबाइल जो आपने दिया हुआ? ये मोबाइल है, ये मोबाइल है इंडिया में जी। इंडिया का नंबर है, 91 आपको ऐड करना पड़ेगा। मनीषा, you had a question. Do you still have a question? नहीं, my the hand thing just went up by mistake. I was just fascinated. ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी टॉक आपने दी है। अभी तो मेरे ख्याल से 1000 सवाल हो सकते हैं। नहीं, ऐसे ही चलते रहेंगे, बट टुमारो आल्सो वी विल हैव लॉट ऑफ डिस्कशन, जो भी आपके दिमाग में आते हैं, एंड व्हाटएवर आई नो, व्हाटएवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड, वो आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा। और जहां तक वो गानों की बात थी, these songs are available of course on the YouTube. मैं लिस्ट उसकी सब भेज दूंगा, इस पे व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, पीयूष जी के पास भेजूंगा तो आप लोगों को भेज देंगे, और उनसे आप गाने ढूंढ करके सुन सकते हैं। उनसे सीडी भी बनवा सकते हैं, डाउनलोड करके एक जगह पे सीडी बनवा लीजिए, या कहीं पेन ड्राइव में रख लीजिए, उसको बार बार सुने जा सकते हैं। पांडे, एक मेरा सवाल था कि जो एक राग में अगर आप मुखड़ा लिखते हैं गाने का, तो बाकी गाना भी उसी राग में होना चाहिए कि मैंने नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये ऐसा होता है कि हमने जब इसका विश्लेषण शुरू किया तो 30 के दशक के जितने 30s के जितने गाने थे वो सब एक राग में थे, और 40 के दशक के जितने गाने थे वो सब एक राग में एक गीत था, वन सॉन्ग वन। जैसे खमाज में है तो पूरा गाना एक में है, जैसे दरबारी में है तो पूरा दरबारी में है, भैरवी में है तो पूरा भैरवी में, मिक्सचर नहीं था। 40 के बाद मिक्सचर शुरू हुआ है, तो दो राग थे एक गाने में, फिर आगे और बढ़ते गए। लेकिन कुछ राग ऐसे हैं जिनमें मिक्सचर बहुत परमिटेड है, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसको माना नहीं जाता, उसको वही राग माना जाता है। जैसे कि भैरवी है, पहाड़ी है, पीलू है, इस सब में बहुत ज्यादा मिक्सचर नहीं है, अगर है भी तो वो परमिटेड है। पीलू में काफी मिल गया, भैरवी में नट भैरवी मिल गई, खमाज में माश खमाज मिल गया, या पहाड़ी मिल गया, लाइक दैट। तो इस तरह से अभी जो स्थितियां हैं नए गीतों में, उनमें बहुत ज्यादा मिक्सचर है। यानी एक गीत का अगर हम विश्लेषण करना शुरू करें तो उसमें 8-8, 9-9 राग मिलते हैं। उसका सीधा सा कारण यह है कि वो एज पर डिजाइन गाने नहीं बनाए गए, एज पर डिजाइन राग के। पुराने गाने सब एज पर डिजाइन बनाए जाते थे कि अगर नौशाद साहब को कोई लोरी बनानी है तो उन्होंने कहा ये पीलू राग में सबसे अच्छी रहेगी, तो उन्होंने चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झुलावे निदिया को तोरी शबाब फिल्म में पीलू राग में बना दी। फिर श्री रामचंद्र साहब ने सोचा कि एक हमें भी बनानी है लोरी, तो उन्होंने भी धीरे से आ जा रही अखियन में निदिया आ जा रही आजा अलबेला फिल्म में वो भी पीलू में बना दी। फिर इसी तरह से आगे जो भी डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ द सॉन्ग लोग बनाते चले गए। द यूज ऑफ रागास इन द सॉन्ग्स वाज एज पर डिजाइन। अब लोगों को ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है लोगों को, और ज्ञान अर्जित करने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि इतना मटेरियलिस्टिक हर जगह हो गया, स्पेशली बॉलीवुड, कि अब वो उसको धन अर्जन करना है, तो वो किसी को फुर्सत नहीं है। तो अब आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे मेलोडिक स्ट्रक्चर में तो राग आना ही है, हमने कोई सेंटेंस बोला तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब तो आना ही है। अब वो तो मालूम नहीं रहता है कि किसी ये संज्ञा है कि ये सर्वनाम है या क्या है। तो इसी तरह से गाने अब बन जाते हैं, राग बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। तो इसलिए आजकल बहुत ज्यादा मिक्सचर है, बट यस देयर आर सॉन्ग्स विच आर प्योर। मैं जिन गानों का जिक्र कर रहा हूं उनमें मिक्सचर नहीं है, वो मैंने केवल वही गाने चुने हुए हैं जो एक राग पे हैं। जो अभी जो जितने भी मैं बताता हूं वो सिर्फ एक राग पे है, उसमें कोई दूसरा राग नहीं। जी, ये एक ब्यूटी थी जो अब नहीं है ना जी। उस जमाने में गानों की एक ब्यूटी होती थी जो कि अब दैट इज द रीजन वो हमारे कानों में ठहरे, अभी तक क्यों याद रहते हैं। उसका कारण यही है कि वो हमारे सब पूरी नर्व्स को इतना ज्यादा उन्होंने असर डाला हुआ है कि वो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क में बस गए हैं वो सब गीत।
पुराने गानों में अपनी एक मिठास थी। एब्सोल्युटली करेक्ट। और उनके कोई रीजन मतलब भी होते थे। कोई मॉडर्न गाना गाना चाहे भी तो उसका एक हिस्सा याद रहता है, दूसरा हिस्सा याद ही नहीं रहता, उसकी बिल्कुल ट्यून। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। आप कुछ पूछ रहे थे, अब हमारी समझ में प्रश्न बंद करके अब आगे और हम देखें थोड़ा और बढ़े। हाँ चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्नों को बंद करते पीयूष जी, हैं। आप ये पूछ रहे नहीं हैं। मैं जाऊंगी अब। अच्छा एक ठीक है। बात बताना चाहता हूँ हाँ पीयूष जी, हाँ जी, कह सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ जी, पांडे जी ने इजाजत दें। क्या पूछा कि हम सबको प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम आल्सो लिविंग राइट नाउ। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, कल ज्वाइन करिएगा। 10-15 मिनट में इसको खत्म करें, बाकी कल कर लेंगे। आप हम लोग, हाँ बाकी टुमारो ज्वाइन करिए, कल ज्वाइन करिए प्लीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कल ज्वाइन धन्यवाद। करिए प्लीज। थैंक यू। रवि जी क्या बोल रहे हैं पूछ लीजिए। मैं थैंक यू, कल ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। हाँ जी पांडे रवि जी, जी, हाँ जी, सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ 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 बोलिए। प्लीज। आपने जो कहा ना कि आप बुराइयों से दूर रहते हैं, हाँ उसके ऊपर मुझे एक, मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी तो बंगाली बोलना बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरे पापा वो बंगाल में पढ़े, कलकत्ता में पढ़े थे, थोड़ा बहुत उनका असर था, तो मुझे रविंद्र संगीत का बहुत ही शौक था। तो एक ही लाइन सुनाता हूँ आपको, शायद आपको कहा कि भाई मैं सुबन में हूँ, मुझे जगाना नहीं, क्योंकि मैं इस क्रूर संसार से बहुत दूर हूँ। वाह। शुपोन यदि मधुरे मन, शुपोन यदि मधुरे मन, मुख से मिखे कल्पना, जागियो ना मोहे, जागियो ना, जागियो ना। यही मैं कहना चाहा, छोटा सा। बहुत सुंदर। ठीक ठीक, बहुत अच्छा है, धन्यवाद बहुत अच्छा आपका, रविंद्र बहुत संगीत अच्छा है। लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं इसमें पांडे जी, मैं इसमें एक्सेप्शन हूँ, मेरे बहुत अनूप जी भी होंगे, मैं बंगला भी उतनी अच्छी तरह बोलता हूँ जितनी अच्छी तरह पंजाबी बोलता हूँ। हाँ अनूप जी, दोनों लैंग्वेजेस मुझे बिल्कुल क्लोज है। तो हाँ बताइए, चलिए 15 मिनट में खत्म करेंगे, और क्या नेक्स्ट करना चाहते हैं बोलिए, बोलना शुरू करिए। एक और मैं ले लेता हूं, और उसके बाद फिर जैसे डिजीजेस कनेक्टेड विद नर्वस सिस्टम, हालांकि वो काफी लंबा है। दिस इज वेरी वेरी, चलिए थोड़ा सा तो डिस्कस कर ही लेते हैं। डिजीजेस कनेक्टेड विद नर्वस सिस्टम, इसमें हेडेक के लिए केदार, तोड़ी, भैरवी, दरबारी और जयजयवंती, ये सब पहले डिस्कस हो गए हैं। लेकिन 3 राग और हैं जो हेडेक में जिनका असर होता है, वो है सोहिनी, बसंत और पूर्वी। तो सोहिनी, ये तीनों राग ऐसे हैं जो कि बहुत कम प्रयोग हुए हैं फिल्म संगीत में, कम, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे अच्छे गीतों में प्रयोग हुए हैं। सोहिनी राग के लिए जीवन ज्योत जले, ये गृहस्थी फिल्म में रवि साहब का म्यूजिक है और आशा जी का गीत है ये। और झूमती चली हवा याद आ गया कोई, संगीत सम्राट तानसेन। ये सब मॉर्निंग का है, 3 बजे सुबह से 6 बजे सुबह तक का। और बसंत राग जो है बसंत ऋतु में है, और इसमें भी बहुत कम गीत हैं जो बसंत, जिन गीतों में जिसमें बसंत शब्द आया है या बसंत ऋतु से संबंधित जितने गीत हैं वो बसंत राग में नहीं है, वो ज्यादातर खमाज में है या किसी दूसरे राग में है। लेकिन शुद्ध रूप से बसंत में, राग बसंत में अगर कोई गीत है तो वो बसंत है आया, ये स्त्री फिल्म का ये है बसंत में। पूर्वी एक राग है, वो भी बहुत ही मुश्किल राग है, और इसमें भी थोड़े बहुत कम गीत मिलते हैं। या रसूल अल्लाह लेकिन फिल्म का एक कंपोजिशन है, ये है लता जी और हृदयनाथ मंगेशकर की आवाज में है। तो ये दिस इज देयर। बैकेक के लिए हिंडोल, ये भी कम प्रयोग किया गया है। और शीशे का घर एक फिल्म आई थी, उसमें ना तोड़ो पिया लाज का बंधन, ये सलमा आगा की आवाज में है, और इसका समय भी 6 बजे सुबह से 9 बजे सुबह का है, हिंडोल। और माइग्रेन में
ये बहुत ही प्रभावी माना गया है। आप इसको, जिसको माइग्रेन की हो तो उसको मालकॉस सुनना चाहिए। मालकॉस 12 बजे रात से 3 बजे रात तक का है समय, लेकिन उसको सुनिए, आप रात में सुनिए, रात्रि से पहले भी सुन सकते हैं, दिन में सुनने का नहीं है। बट मन तड़पत हरिदर्शन को आज, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, अखियन संग अखियां लागी आज। ये बड़ा आदमी फिल्म का है। आधा है चंद्रमा रात आधी ये नवरंग का है। और एक और गीत है वो तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, वो भी मालकॉस में है। और एक और गीत है जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है वल्ला कमाल है, ये प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का, रफी साहब की आवाज में, वो भी मालकॉस में है। तो इस तरह से बहुत गीत मालकॉस में आपको मिल जाएंगे। रंगरलियां करत नहीं मानत एक बहुत ही बंदिश ही है वो 2 फिल्मों में है, बीरबल माई ब्रदर में है, और एक ख्वाहिश फिल्म 2006 में आई थी, उसमें ये गीत है। कैन यू इमेजिन मालकॉस जैसा राग और उसका अंतिम प्रयोग 2006 में हुआ ख्वाहिश फिल्म में आशा जी की आवाज में। उसके बाद अभी तक यानी 16 साल हो चुके हैं और मालकॉस का प्रयोग हिंदी फिल्म संगीत में ने नहीं किया। तो ऐसी स्थितियां हैं। भूपाली राग भी बहुत माइग्रेन में फायदा करता है, और भूपाली के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ज्योति कलश छलके पंख होते तो उड़ाती रे, नील गगन की छाओं में दिन रैन गले से मिलते हैं, सायोनारा सायोनारा, ये सब भूपाली में है। इसके बाद अगला है डिमेंशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी, उसमें शिवरंजनी बहुत प्रभावी है, और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए भी शिवरंजनी बहुत प्रभावी है। तो ये मिडनाइट का राग है, मैंने जिक्र कर ही दिया है सभी का गीतों का। जाने कहाँ गए वो दिन, मेरे नैना सावन भादो, ओ मेरे सनम, बहारो फूल बरसाओ, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। तो ये शिवरंजनी के हुए। इसके बाद लॉस ऑफ विल पावर एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डूइंग एनीथिंग, ये बहुत अगर किसी को है तो उसमें हिंडोल और बिहाग, जैसा कि इनके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। इसके बाद अलहिया बिलावल एक राग है जो सुबह का राग है 6 से 9 बजे का, और इसमें जय जय प्यारी जन्मभूमि माता अलहिया बिलावल। हमारा जनगण मन भी बिलावल अलहिया बिलावल में है, उसको भी निबद्ध किया गया है। शंकरा एक राग है, उसमें आप वो भी रात का है 9 बजे से 12 बजे का, और इसमें बड़े अच्छे अच्छे गीत हैं। ओ चांद जहां वो जाएं, और बोलो बोलो कान्हा बोलो छलिया, ये रूना लहरा के एक गैर फिल्मी गीत है, अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत ही सुंदर शंकरा है। इसके बाद फियर साइकोसिस एक ये भी डिजीज जो है वो नर्वस सिस्टम से है रिलेटेड। इसमें भूपाली जो डिस्कस कर चुके हैं वो बहुत प्रभावी है, और दूसरा है यमन, बहुत प्रभावी है। ये सब दोनों शाम के राग हैं 6 से 9 बजे के बीच में। और यमन के बारे में मैं बता देता हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर गीत यमन में है। चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, शाम के टाइम में सुनिए आप, कितना आपको अच्छा लगेगा। ये मन रे तू काहे न धीर धरे, ये चित्रलेखा का रफी साहब की आवाज में। जब दीप जले आना जब शाम ढले आना, चितचोर का, और तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं। कितना सुंदर कंपोजिशन यमन राग। और छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लो दिए की, ये सब सुंदर से यमन राग के हैं, और इनसे ये फियर साइकोसिस और आगे भी हम आएंगे। यमन इंसोम्निया लॉस ऑफ स्लीप में भी बहुत फायदा करता है। यमन और भूपाली और दरबारी ये तीनों नेक्स्ट जो इंसोम्निया यानी लॉस ऑफ स्लीप में। बहार भी बहुत फायदा करता है इंसोम्निया में। बाग लगा दूं सजनी केएल सहगल साहब का। छम छम नाचत आई बहार, और ये भी केएल सहगल साहब का। कलियन संग करता, ये शापमोचन बंगला फिल्म है, उसमें
पंडित डीवी पलुस्कर का गाया हुआ है। ये बहार में मध्य रात्रि का राग है, लेकिन स्प्रिंग सीजन में कभी भी गाया जा सकता है। इसके बाद काफी राग है, काफी यानी गंधार, निषाद, कोमल, बाकी सब शुद्ध। मिडनाइट का राग है, और इस पर जो गीत हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आ अब लौट चलें, जो कहा जाता है मैक्सिमम ऑर्केस्ट्रा जिसमें यूज किया था शंकर जयकिशन ने, तो वो जिस देश में गंगा बहती है का ये गीत। और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, और चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये सब काफी राग में है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, काफी राग। और एक बहुत पुराना जो हमारी दादी गाया करती थी, और आप सबकी भी दादी जरूर गाती होंगी, और ये पुराना भजन है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। याद है ये इतना सुंदर भजन? ये वैसे तो रतनबाई की आवाज में है, लेकिन बात को शमशाद बेगम ने भी गाया, और भी बहुत से लोगों ने इसको गाया हुआ है, और काफी राग में है। और तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना, ये भी काफी राग में है, तेरे घर के सामने फिल्म का। और काफी राग का एक और एग्जांपल बताते हैं हम आपको, वो बावरे नैन फिल्म का, ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा आया के तरसाया नहीं करते। तो ये काफी राग के हो गए, जो इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी अगर है तो उसमें फायदा करता है। उसके बाद फिर खमाज राग है। खमाज में भी बहुत खमाज का प्रयोग किया गया है, बहुत ही मधुर राग है। ये भी रात का ही है, 9 बजे से रात के 12 बजे तक का है। आन मिलो सजना, गदर फिल्म में पंडित अजय चक्रवर्ती जी और परवीन सुल्ताना जी का गाया हुआ की ये ठुमरी है। और अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, आरती फिल्म का। आयो कहां से घनश्याम, ये भी बुढ़ा मिल गया फिल्म का, मन्ना डे की आवाज में। और बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करें यशोदा मैया, ये अमर प्रेम में, ये भी खमाज में है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये भी अमर प्रेम में ही है। और तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ये खमाज में है, अभिमान फिल्म का। और होश वालों को खबर क्या, ये उसमें सरफरोश फिल्म की ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में है। ओरे माझी और मेरे साजन हैं उस पार, बंदिनी का, ये भी आपका इसी में है, खमाज में है। और वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये बहुत लोगों ने बहुत जगहों पे गाया हुआ है, और खमाज में ही गाया हुआ है। और जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, 20 साल बाद का खमाज में है। हे मैंने कसम ली तेरे मेरे सपने का, ये भी खमाज में है। और जादू है नशा है सरगोशियां, ये जिस्म फिल्म का, ये भी खमाज में है। तो ये सब खमाज के गीत अगर आप सुनेंगे तो ये इंसोम्निया में फायदा करेंगे। अब हमारी समझ में शर्मा जी समाप्त करना चाहिए। आगे हार्ट डिजीजेस के बारे में कल फिर डिस्कस करेंगे। कल बात कोई करेंगे। प्रश्न पूछना है तो अवश्य पूछा जा सकता है इस समय। हाँ, कोई कम लोग बच्चे हैं, बस किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो कल ज्वाइन करिए। कोई बात कहनी है, किसी ने कुछ पूछना है तो कल गौरिया जी हैं कि अभी निकल गए? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो पांडे जी कल ज्वाइन करिए सेम टाइम, और इसको कैरी ऑन करेंगे। कल ज्वाइन करिए सेम टाइम, इसको कैरी ऑन करिए। एक प्रश्न है पंडित जी से, आपने कई राग ऐसे बताए जो मध्य रात्रि या उसके बाद है। हाँ, तो जो पेशेंट है वो उस समय तक जाग के वो राग कैसे सुने, इसका कोई उपाय है? अब भाई दवाई तो उसी समय की लेने की है, पहले ले लेंगे थोड़ा असर कम करेगी, लेकिन करेगी जरूर। तो बाकी लोग पीटने लग जाएंगे घर वाले। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो जो है उसको थोड़ा सा पहले ले लीजिए दवाई को। मतलब ऐसा नहीं है कि मध्यरात्रि वाला गीत सुबह सुनना शुरू कर दें, वो ठीक नहीं है। मध्यरात्रि वाला गीत आप शाम को सुन लीजिए, तो मतलब सूर्यास्त के बाद तो असर करेगा, लेकिन उस समय वाला तो समय है। नहीं तो ईयरफोन लगा के सुनिए ना। चलिए कल मिलते हैं। अनूप जी कल भी ज्वाइन करिए।
तो नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वी Thank विल you. मीट टुमारो। और पांडे जी कल सी वक्त फिर सुबह हमारे साथ Thank कनेक्ट हो you, जाएगा, thank you, फिर बात करते हैं। थैंक यू thank you. एवरीबॉडी। नमस्कार।